हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी लोगों को संजीव सर की क्लास में जो है स्वागत है। आज हम आज हम क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर का एक जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं, है ना। और वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अभी ओम्स लॉ के बारे में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही हम जो इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम हम 3-4 वीडियो बनाएंगे जो जो कि टॉपिक वाइज बेस होगा। और और जो है हर एक टॉपिक को हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे, और जो हर टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस टॉपिक पर जो है कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये हुआ इसका कि यदि हम एक टॉपिक को जो है डिस्कस कर लेते हैं या पूरी, है ना, या पूरी तरीके से हम यदि एक्सप्लेन कर लेते हैं तो आप लोग ये जो है कॉन्फिडेंस हो जाना कि इस टॉपिक से जो कैसा भी जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप आप जो है उस स्थिति में जो है रहेंगे कि आप उसको सॉल्व कर पाओगे या उसको आप जो है टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ठीक है, तो अभी हम लोग ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओम्स लॉ है क्या चीज, व्हाट इज द ओम्स लॉ। तो आपको पता है कि ओम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ओम्स लॉ को जो है डिफाइन किया था। देखो, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, देखो पहले जो डेफिनेशन है वो ये है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लीजिए, क्या है यहाँ पर। At constant temperature, at constant temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends। क्या समझे इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मतलब किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, है ना। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट पास होता है, करंट फ्लो होता है, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एज द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज, है ना, द अमाउंट ऑफ करंट इज ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे आप लोग अपने घर में जो यूज़ करते होइएगा, जैसे आपके पास होता है ये, है ना, रिमोट का बैटरी होता है। तो रिमोट का बैटरी होता है तो उसमें आपको पता है कि एक छोटा सा बैटरी लगता है और वो मात्र 1.5 वोल्ट का होता है, तो वो एक छोटा छोटा करंट, है ना, प्रोड्यूस करता है। लेकिन जैसे ही आपका ये रिक्वायरमेंट बड़ा हो जाता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर में जो है कोई कोई मतलब इन्वर्टर बैटरी है, तो इन्वर्टर बैटरी जो है क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आपके घर में, है ना, घर में जो करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट होता है। तो जैसे जैसे करंट का रिक्वायरमेंट बढ़ते जाता है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वोल्ट भी ये बढ़ाते जाते हैं। अब देखते होइएगा कि जैसे इलेक्ट्रिक बाइक होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उसमें जो है 24 वोल्ट का बैटरी लगता है, 48 वोल्ट का जो बैटरी लगता है। तो जैसे जैसे करंट का अमाउंट बढ़ता है वैसे वैसे वोल्ट भी बढ़ता है। मतलब यहाँ पर बस बस ओम्स लॉ यही कहता है कि जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। मतलब amount of current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये ओम्स लॉ में हम जब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गया आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हुआ, है ना, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एज द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो हम इसी को हम जो है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। तो हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम इक्वल में जब कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब हम किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम जब इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पर जब हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब कहिएगा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों इक्वल होता है। इस दोनों को इक्वल करने के लिए हमको कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर है वो है आर, ये आर। तो इसी आर को हम यहाँ पर कहेंगे आर इज द कांस्टेंट। यहाँ आर कांस्टेंट है और यही आर कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी हम आपको शॉर्टकट में जो बताए थे, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है।
जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कशन करेंगे वो रेजिस्टेंस ही रहेगा, तो वहां पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे रेजिस्टेंस। बस अभी आप शॉर्टकट में जो इतना समझ जाइए कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण से फ्लो ऑफ करंट को ये अपोज करता है। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल है ना, ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। अब कैसे अपोज करता है, क्या होता है, वो हम लोग थोड़ा सा अगले टॉपिक में जो है डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि यहाँ पर आर क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है ओम। ये ओम को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि जब V इक्वल टू आई आर हुआ तो R इक्वल टू क्या हुआ, R इक्वल टू हुआ V अपॉन आई, हुआ R इक्वल टू V अपॉन आई। तो ये R है कांस्टेंट। जब R कांस्टेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं V1 अपॉन I1 इक्वल टू V2 अपॉन I2, ये भी लिख सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि R आपका कांस्टेंट है, ये R आपका कांस्टेंट है। तो R कांस्टेंट होने से जब V अपॉन I कांस्टेंट है तो क्या होगा, V1 अपॉन I1 इक्वल टू V2 अपॉन I2 इक्वल टू V3 अपॉन I3 भी हम जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसका यूज करेंगे। हालांकि यहाँ पर तो आपको सिर्फ दिया हुआ है R इक्वल टू V अपॉन आई, है ना। तो ये यहाँ देखिए, ये R इक्वल टू V अपॉन आई, बट R कांस्टेंट होता है ना। तो कांस्टेंट होने के कारण V1 अपॉन I1 इक्वल टू V2 अपॉन I2, ये आप जनरल भी आप जो यूज कर सकते हैं। आप जैसे देखो, जैसे मान लो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है, तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2। ये होता है इसका मैथमेटिकल एक वे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, है ना। हाँ, तो आपने देखा यहाँ पर कि हमने ओम्स लॉ में जो है डिराइव कर लिया कि V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर हुआ। तो अब बताओ यहाँ पर ये I इक्वल टू क्या हुआ, I इक्वल टू हुआ आपका V अपॉन आर हुआ। अब यहाँ पर देखो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हुआ, क्योंकि V को हम यदि कांस्टेंट लेते हैं तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो I जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि R को यदि हम डबल करेंगे, यहाँ पर देखिए इफ द, है ना, देखिए द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। देखिए करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये तो हम जानते ही ओम्स लॉ से कि जब हम करंट को डबल करेंगे तो V भी डबल होगा, है ना, या हम V को डबल करेंगे तो I भी डबल होगा, और V को हाफ करेंगे तो I भी हाफ होगा। अब यहाँ पर I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R को यदि हम हाफ करते हैं तो करंट डबल हो जाएगा, और R को डबल करते हैं तो करंट हाफ हो जाएगा। ये इनवर्सली का मतलब होता है कि एक को हम डबल करेंगे तो दूसरा हाफ होगा, और एक को हाफ करेंगे तो दूसरा डबल होगा, मतलब एक दूसरे का उल्टा होगा। इनवर्सली का मतलब यही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये इफ द है ना, क्या है, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ एंड इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ्ड द करंट गेट्स डबल। तो ये तो हो गया, हमने आपको ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक्स डिस्कशन किए। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ओम्स लॉ पर, मतलब इसका ग्राफ कैसे होते हैं, ग्राफ पर जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसकी थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन कर ले। हाँ, तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है, यदि हम ओम्स लॉ को एक ग्राफ पर ड्रॉ करें तो उसका ग्राफ ये होता है, ये है आपका ओम्स लॉ का ग्राफ, है ना। अब देखो ये ग्राफ में क्या क्या आपको दिखाया गया है, यहाँ देखिए ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को लिया गया है एक जो है एक्स एक्सिस के रूप में, और करंट को लिया गया है वाई एक्सिस के रूप में, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और ये करंट हुआ। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये जो इसका इन दोनों के बीच का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, इसका आपको पता है पहले से कि V अपॉन आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये R है, R जो कि कांस्टेंट होता है, तो ये तो कभी चेंज होता नहीं है। तो V और I हम जो भी वैल्यू लेंगे, अलग अलग जो डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, मान लो तो यहाँ पर V अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि V और I के बीच का जो ग्राफ होगा या जो स्लोप होगा वो स्ट्रेट लाइन का होता है ना। तो जब भी कोई दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे हम जो है देखते हैं ना यहाँ पर कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि x अपॉन वाई क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हम यदि x और y के बीच यदि हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यही होता है कि एज द
पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, करंट विल बी इंक्रीजेस। यदि पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट भी जो डबल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ होगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपको कि जो है V और I के बीच का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है, यही होता है। आपको एग्जाम में आपको यदि ओम्स लॉ पर जो क्वेश्चन आता है तो ये आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि यदि हम ये मेरा मान लो ये है, सपोज करो कि ये V का ग्राफ है और ये I का ग्राफ है, और यहां पर मान लो दो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है, मान लो ये R1 है और ये R2 है ना। तो एक ग्राफ मैंने यहां लिया और दूसरा ग्राफ हम लेते हैं यहां। ये सपोज करो कि ये I है और ये V है। हमने यहां भी जो है दो ग्राफ ले लिया, ये R1 है और ये R2 है। तो दोनों केस में आपको बताना है कि यहाँ पर R1 ग्रेटर देन होगा, R1 ग्रेटर देन R2 या R2 ग्रेटर देन R1। यहाँ पर भी सेम R1 ग्रेटर देन R2 या R2, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि R1 R2 में कौन बड़ा है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। आपको I एक्स, ये है क्या, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है करंट। तो करंट को लेना है एज ए एक्स एक्सिस, इसको लेना है वाई एक्सिस। तो I के रेस्पेक्ट मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको इस जो है एंगल को देखना है। ये देखो, ये मान लो ये जो है θ1 है और ये है आपका θ2। बताओ कौन सा एंगल बड़ा है, बताओ R1 का या R2 का? तो R1 का। तो I के रेस्पेक्ट में है ना, R1 बड़े एंगल पर है, ग्रेटर एंगल पर है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर R1 ग्रेटर देन R2 हुआ। मतलब I के रेस्पेक्ट में जिसका एंगल ज्यादा हो वो हमेशा बड़ा होता है। ये मैं आपको एक ट्रिक बताया, आप इस ट्रिक का यूज करके आप एग्जाम में आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर भी देखो सेम, यहां पर I का ग्राफ, I का एक्सिस ये है और V का ये है। तो आपको I को लेना है एक्स एक्सिस, इसको लेना है एक्सिस, इसको नहीं लेना है। तो यहां पर ये देखो, यहां जो R1 हुआ, R1 का एंगल छोटा है और R2 का एंगल बड़ा है। तो यहां पर क्या होगा, R2 ग्रेटर देन R1, नॉट R1 ग्रेटर देन R2। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो हम ओम्स लॉ पर ग्राफ पर एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो कि बोर्ड में जो है आया हुआ है, या जो है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है जो कि बोर्ड एग्जाम में जो है ये आपका आया हुआ है, और वो है कि यहाँ पर देखिए, ये इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर ये है आपका V और I के बीच का ग्राफ है, ये RS है और RP है। RS क्या होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आपको पता है RS इक्वल टू होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपको पता होगा। और ऐसे ही RP का जो है क्या होता है डेरिवेशन, ये होता है 1/RP, मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि RS और RP में कौन ग्रेटर है। तो मतलब यहाँ पर हमेशा आप याद रखिएगा RS इज ऑलवेज ग्रेटर देन RP होता है। मतलब जो सीरीज, जब भी हम दो या दो से अधिक रजिस्टर को हम जब सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो, और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है, हमेशा बड़ा होता है। यहाँ देखिए ना, यहाँ ये RS जो होगा, RS, ये RS है। RS क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम तीनों को सम करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल का सम है। तो रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो हमेशा छोटा होगा, और डायरेक्टली जो हम ऐड करेंगे उसका सम हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मैंने बताया था ट्रिक कि I के रेस्पेक्ट में आपको लेना है। तो यहाँ पर I के रेस्पेक्ट में RS छोटा है और RS बड़ा है, जबकि होना चाहिए क्या, RS बड़ा होना चाहिए। तो ये ग्राफ आपका गलत है, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ हुआ ये आपका गलत ग्राफ हुआ है ना, इसको हम कहेंगे रॉन्ग। और ये ग्राफ आपका सही है ना, ये ग्राफ आपका सही है। क्यों, क्योंकि I को लेना है एक्स एक्सिस। तो I के रेस्पेक्ट में देखोगे RS ग्रेटर है और RP छोटा है, ठीक है। तो यहां पर ये ग्राफ सही है और ये ग्राफ गलत है। ये आपके पिछले साल बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग ओम्स लॉ पर एक थोड़ा सा एक सामान्य सा क्वेश्चन करते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप लोगों को बेसिक समझ में आ जाए। ये देखिए, एक क्वेश्चन है आपको, क्या है ये क्या है, ए सैंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 12 वोल्ट है ना, सॉरी है ना, 24 वोल्ट बैटरी एंड रजिस्टर 60 ओम।
व्हाट विल बी द करंट इन सर्किट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। अब देखो, जब भी हम ओम्स लॉ पर जो क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है ना, और क्या आपको फाइंड करना है। तो देखने यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 24 वोल्ट, तो वी हो गया आपका 24 वोल्ट। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद जो है आपका वी हो गया 24 वोल्ट, और यहाँ पर गिवन है आपका आर गिवन है कितना, 60 ओम। 60 ओम। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द करंट। तो सिंपल सी बात है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लगाओ ये इक्वेशन, V इक्वल टू आई आर। तो आपको पता है I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। V की वैल्यू दिया हुआ है 24 अपॉन 60, तो काटिए, 6 4 द 6 10 द 2 2 द 2 5 द 5 से काटो, कितना होगा 0.4, तो निकल गया आपका I हो गया आपका 0.4 एम्पियर। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर ओम्स लॉ को डायरेक्ट हम यूज करके इस क्वेश्चन को हम बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर जो देखते हैं जरा क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हुआ ये। क्या है ये, सैंपल प्रॉब्लम 3 क्या है, an electric iron draw a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line. What current will this electric iron draw when connected to the 110 वोल्ट। अब देखो, आपके पास एक जो है इलेक्ट्रिक आयरन है जिसको यदि आप 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्ट करते हो तो 3.4 एम्पियर का ये करंट ड्रॉ करता है, मतलब सप्लाई करता है। तो यदि हम उसी बल्ब को उसी आयरन को यदि हम 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो कितना करंट सप्लाई करेगा या कितना करंट ड्रॉ करेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बना सकते हैं। देखिए, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है इलेक्ट्रिक आयरन। तो आपको पता है कि किसी भी डिवाइस का, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आप चाहो तो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां I दिया हुआ है, यहां V दिया हुआ है, तो इस दोनों का यूज करके हम यहां पर R निकाल लेंगे। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपॉन आई। V दिया हुआ है आपका 220 और ये I दिया हुआ है 3.4, तो यहां से R निकल जाएगा। और ये जो R है किसका R निकला, ये निकला इलेक्ट्रिक आयरन का। तो ये R जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है नॉर्मल वे में। ठीक है, तो उसके बाद हम इसी R को यूज करेंगे सेकेंड केस के लिए। अब हम उसी जो है इलेक्ट्रिक आयरन को हम जो 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट किए हैं, तो मेरा R यही हो जाएगा और V ये हो जाएगा, तो मेरा आपका निकल जाएगा ये आपका I निकल जाएगा सेकेंड केस का, तो यही हो जाएगा। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा, इसलिए इसका एक ठो बहुत ही आसान मेथड भी है ना। हम ऑलरेडी एक जो है फॉर्म पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम V1 अपॉन I1 इक्वल टू V2 अपॉन I2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि R कांस्टेंट होता है। तो हम यदि हम ये तरीका यदि हम जो अप्लाई कर देते हैं, सॉरी हाँ, तो अब देखिए यहां पर तो अब बताओ यहां पर कि V1 क्या दिया हुआ है, V1 ऑलरेडी गिवन है। यहां पर V1 क्या है, V1 है 220 वोल्ट, सीधा पुट कर दो 220 वोल्ट अपॉन V1 I1 हो गया पहला केस और V2 I2 हो गया दूसरा केस। तो देखिए पहला केस का है आपका V1 ये 220 वोल्ट और I1 हो गया आपका 3.4, तो ये 3.4 इक्वल टू V2 सेकेंड केस का। तो V2 ऑलरेडी दिया हुआ है, उस बल्ब को हम जो है अगले केस में हम 110 वोल्ट सप्लाई लाइन का यूज किए, तो ये हो गया 110 अपॉन I आपको फाइंड करना, मतलब ये आपको I2 फाइंड करना था। तो चलो सॉल्व कर लो। यहीं पर देखो, यहीं पर 0 से 0 कैंसिल हुआ, हम 11 से काट सकते हैं, 11 टू द 22। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2I2 इक्वल टू 3.4, तो हम I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3.4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 1.7। तो ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपका आंसर निकल गया। I2 इक्वल टू हो गया आपका कितना 1.7 एम्पियर। ठीक है, हाँ, तो हम लोग एक और क्वेश्चन पर जो डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये ओम्स लॉ पर एक ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस है ना। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये।
देखिए ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, ये I का ग्राफ है, ये V का ग्राफ है। आपको क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ V अपॉन I रेशियो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट एंड 1 मतलब अलग अलग वोल्ट के लिए, है ना, आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V अपॉन I रेशियो। तो आपको पता है कि V अपॉन I क्या होता है, कांस्टेंट होता है, R होता है, जो कि कांस्टेंट है, ये होता है कांस्टेंट। तो मतलब ये कांस्टेंट है। तो अब कहोगे ये वैल्यू निकलेगा कैसे, रेजिस्टेंस भी तो निकालना है। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस भी आपको फाइंड करना है, तो V अपॉन आई भी है ना, ही तो रेजिस्टेंस होता है। तो इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक ऐसा डॉट ढूंढिए यहाँ पर जिसका I और V साफ साफ क्लियर ढंग से दिया हो। देखो इस डॉट के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका I दिया हुआ है, क्या है 0.6, और इसी पॉइंट के लिए यहाँ पर देखो इसका V दिया हुआ है 1.6। तो आपको पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। तो V हो गया 1.6, यदि 1.6 V है तो I क्या हो जाएगा 0.6। तो हम एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, और 2 से काटो, 2 8 द 2 3 द, तो ये हो जाएगा आपका 8/3 ओम। इसी को हम पॉइंट में भी चाहे तो लिख सकते हैं, या इतना भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यही इसका आंसर है, 8/3 ओम होगा, है ना। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर V अपॉन आई की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये सारा का आंसर यही होगा, 8/3 ओम होगा, क्योंकि V अपॉन आई R होता है। और सेकेंड और थर्ड वाले का भी यही होगा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो 8/3 ओम। ठीक है, और ये आपका ग्राफ है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ये भी ओम्स लॉ पर क्वेश्चन हुए हैं।